स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल स्टडी विथ कॉन्सेप्ट में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कोई भी एम्पायर या कोई भी डायनेस्टी कितना पावरफुल था, कितना एफिशिएंट था, उसको जानने के लिए हमको चाहिए कि हम उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखें। कितना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। जितना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, माना जाता है कि वो उतना ही एफिशिएंट और पावरफुल और प्रोस्पेरस अम्पायर रहा होगा। ठीक है, हम लोग तो वहाँ उस समय में ट्रैवल करके देख नहीं सकते कि अम्पायर कैसा था। हम लोग बस जो सोर्सेस हम लोग को मिलता है उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये सब हम लोगों को कहाँ से पता चला है, इसके बारे में जो सोर्सेस है उसको भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग देखते हैं। उससे पहले जानेंगे कि मौर्यन एम्पायर जो है वो एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता था, जिसमें किंग जो था वो सबसे सुप्रीम ऑथोरिटी था, सबसे ऊपर किंग रहता था। उसके बाद मंत्री रहते थे, मंत्री परिषद जिसको कहा जाता है। आज के दौर में जो मॉडर्न कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते थे। आज के दौर में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते थे, सच एज आप देख रहे हैं डिफेंस, फाइनेंस, जुडिशियरी। उसके बाद आप आ जाइए तो प्रोविंस होते थे। बहुत बड़ा एम्पायर रहता था तो एक जगह सेंटर में बैठ कर रूल करना पॉसिबल नहीं होता था, इसीलिए छोटे छोटे उसको स्टेट्स या प्रोविंस में उसको डिवाइड कर दिया जाता था और वहाँ पर एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता था। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे आज के दौर में भी देखिए सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आपका ब्लॉक है, फिर विलेज है। तो उसी तरीके से उस समय का भी डिवीज़न होता था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो डिस्ट्रिक्ट में आपका स्थानिकास जो होते थे वो वहाँ पर सारा लॉ एंड ऑर्डर या जितना भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था उसको उठाते थे, देखते थे। एक ऑफिशियल होते थे, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो विलेज को माना जाता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का। आइए अब इन सबों को हम डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो वाकई में कैसा था, क्या इसका फीचर था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मोनार्की। जैसे मैंने कहा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो कौटिल्य जो है उस ज़माने के कहा जाता है कि मौर्यन एम्पायर को खड़ा करने में इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। तो इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य कहते हैं कि एक राजा ऐसा होना चाहिए जो खुद को कंट्रोल करे, सेल्फ कंट्रोल करे, कॉन्कर करे यानी जीते, अपने गुस्से को जीते, अपने लालच को जीते, अपने हॉटीनेस को जीते और अवॉइड करे, वीमेन को अवॉइड करे, ड्रिंकिंग यानी नशा, शराब ये सब से दूर रहे, हंटिंग में भी ना जाए, गैम्बलिंग यानी जुआ जो होता है, जो आप 3 पत्ती वगैरह खेला जाता है, ये सब से दूर रहे। क्योंकि आपको पता है जो भी इंसान इन सभी चीज़ों में इंडल्ज रहेगा वो एफिशिएंटली अपना जो एम्पायर है उसको संभाल नहीं सकता है। एक किंग वो होता है जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन हो और अपने आप को कंट्रोल करना जानता हो। एक कोट है, कहा जाता है कि जो खुद को नहीं जीत सकता वो किसी को नहीं जीत सकता, और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता या खुद को रूल नहीं कर सकता वो कोई किसी को रूल नहीं कर सकता है। उसके बाद आइए देखते हैं मिनिस्टर्स होते हैं जिसको हम लोग मंत्री परिषद है जो देखे थे ऊपर में। तो कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य जिसको कहते हैं, सोवरेनिटी इज पॉसिबल ओनली विथ असिस्टेंट। तो सोवरेनिटी होता है संप्रभुता, यानी कि कोई भी एम्पायर या कोई भी कंट्री है तो उसको पावर होना चाहिए कि हम अपना जो एम्पायर उसमें जितना भी एक्सटर्नल फॉरेन जो भी पॉलिसी है या जो भी इंटरनल होम मिनिस्ट्री का पॉलिसी है वो विदाउट किसी का डोमिनेंस का, विदाउट किसी का कंट्रोल का स्वतंत्र रूप से ले सकें। इसको सोवरेनिटी कहते हैं। जैसे हम लोग इंडिया एक सोवरेन
कंट्री है। जब इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी था उस समय हमारा सारा डिसीजन जो है वो ब्रिटिश हम क्राउन लेता था, तो हम लोग उस समय सोवरेन नहीं थे। जब हम लोग आज़ाद हुए उसके बाद हम लोग एक सोवरेन नेशन बने। तो उसी तरह कौतलिया बोलते हैं कि सोवरेनिटी पॉसिबल है ओनली विथ असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब सहयोग से, सभी का सहयोग से। और सहयोग कौन करेगा? मिनिस्टर करेंगे, मंत्री परिषद करेंगे। इसको मॉडर्न कैबिनेट से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मिनिस्टर्स होते थे ये 2 टाइप के होते थे। पहला होते थे मंत्रीज जो कि सेंटर में रहते थे, और दूसरे होते थे अमात्याज जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते थे। आज के दौर में देखा जाए तो जो राज्यसभा है उसमें स्टेट से नॉमिनेट करके मेंबर को भेजा जाता है, तो ये लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर में। तो उसी तरीके के उस समय भी सिस्टम था। जो प्रोविंस होते थे उससे जाते थे मिनिस्टर्स, उनको अमात्याज कहा जाता था, और जो सेंट्रल में कैबिनेट होते थे, जो मिनिस्टर्स होते थे उनको मंत्री कहा जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रोविंशियल जो स्टेट का गवर्नमेंट था प्रोविंस का, वो कैसे काम करता था। तो प्रोविंस में एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता था, ठीक है, जो सारा वहाँ का देखभाल, लॉ एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन, सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर रहता था। एक प्रोविंस का एक हेड होता था जो गवर्नर होता था, और वो रिस्पॉन्सिबल था डायरेक्टली जो सेंटर में किंग था उसके लिए, ठीक है। तो जो कुमार महामतराज प्रिंस गवर्नर, यानी कि कुमार महामतराज उन गवर्नरों को कहा जाता था जो लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो एम्परर का भाई रहा होगा, या फिर आपका उनका बेटा रहा होगा, या फिर उनका कोई रिश्तेदार रहा होगा, उनको कुमार महामतराज कहा जाता है। अब सब जगह तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अपना रॉयल फैमिली का मेंबर को ही भेजे किंग एज ए गवर्नर अपॉइंट कर। कुछ नॉर्मल भी रहते थे जो काबिल शख्स होते थे, उस ज़माने के मिलिट्री कमांडर होते थे, उन लोगों को भी कई जगह पर एज ए गवर्नर अपॉइंट किया जाता था। तो वो गवर्नर को नॉर्मली महामतराज कहा जाता था। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और कोई रिबेल ना कर दे, पब्लिक का क्या डिमांड है उसको देखा जाए, उसका डिमांड फुलफिल किया जाए, जस्टिस मिले, टैक्स कलेक्शन अच्छा से हो, कोई लूट पाट ना हो, सारा जो भी टाउन का प्लानिंग है, मार्केट पॉलिसी है, एवरीथिंग जो होता है एक प्रोविंस में, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेटर हो उसका देखभाल एक गवर्नर जो होता था वो करता था। और इनके अंडर भी बहुत सारे ऑफिशियल या बहुत सारे डिपार्टमेंट होते थे, जैसे कि सेंटर में होता है। आज के ज़माने में भी आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे स्टेट्स में आपका स्टेट असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें भी मिनिस्टर्स होते हैं। फिर वो लोग फर्दर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर स्टेट पंचायत में विलेज को बांटा जाता है। तो उसी तरीके का उस समय भी था। तो उसके बाद आइए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट। उस समय भी डिस्ट्रिक्ट था, आज के समय भी डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट जो इस चीज़ के अंडर में था उस ऑफिसर को बोलते थे स्थानिका। तो जितना भी तरह का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग बात किए पहले, वो सारा डिस्ट्रिक्ट का एक इसके अंडर में रहता था। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था आपका गवर्नर को, जो प्रोविंस का होता था। कुछ भी काम करता उसके आदेश से करता, कोई भी फॉल्ट होता तो इसको पकड़ा जाता। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्स कलेक्शन करवाना, सारा चीज़, जस्टिस प्रिवेल करे, प्रोस्पेरस करे, कोई विद्रोह ना कर दे, सब चीज़ को समझना, देखना, एक निगरानी रखना पूरा जनता में, इसका काम था डिस्ट्रिक्ट में। और एक होते थे गोपा, जो कि 5 और 10 विलेज का हेड हो सकते थे, या तो 5 विलेज का या 10 विलेज का हेड होते थे, उन्हें गोपा कहा जाता था, ठीक है। ये भी अपना 5-10 विलेज का जितना भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था उसको देखभाल किया करते थे, नज़र रखते थे क्या ज़रूरत है, कोई रिबेल तो नहीं हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, जस्टिस सिस्टम अच्छे से प्रिवेल कर रहा है कि नहीं, सब अपने अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, वो इसके अंडर में रहता था, ठीक है। जहाँ पर लिखा भी हुआ जैसे सुपरवाइज्ड मेंटेनेंस, बाउंड्रीज, गिफ्ट, सेल्स एंड सेंसस। सेंसस यानी कि पॉपुलेशन कितना है उस विलेज का, उस डिस्ट्रिक्ट का, वो भी इनका काम था कि देखना। बर्थ रेट, डेथ रेट क्या था, बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना, डेथ सर्टिफिकेट इशू करना, उसके लिए आगे बोर्ड बनाया गया था, उसको भी देखेंगे। तो आइए आप देखते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो
सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको माना जाता है। इसका जो हेड होता था उसको ग्रामिका कहते हैं। इसको इलेक्ट किया जाता था बाय वोटिंग, यानी कि जो भी गांव के बुज़ुर्ग लोग होते थे, जो समझदार व्यक्ति होता था, वो लोग मिलजुल के एक अपने में से ही एक को चुन के और ग्रामिका बनाते थे। आज के दौर में जैसे गांव घर में मुखिया होते हैं, उसी तरह का ग्रामिका होता था। ठीक है, इनका काम क्या था? वर्क मतलब था आपका पाश्चर लैंड का ध्यान रखना, बांटना। ठीक है, फॉरेस्ट का ख्याल रखना, देखना कहीं ज़्यादा तो कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, पेड़ उड़ काट के ज़्यादा बेच नहीं दे रहा, ज़्यादा हंटिंग तो नहीं कर रहा है, ये सब को देखना। ठीक है, और साथ ही जो गांव में छोटा मोटा मैटर हो जाता है, किसी से किसी का लड़ाई हो गया, छोटा मोटा चोरी हो गया, तो ये सब पीटी जो डिस्प्यूट होता था, इसको सोल्व करने का काम ग्रामिका का था। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी तरह आज के दौर में भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, उस समय भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो हर एक टाउन में होता था, जो शहरी क्षेत्र है उसमें। आज के दौर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, तो ये 30 मेंबर का कमीशन होता था, जिसको फर्दर 6 बोर्ड में डिवाइड किया जाता था। और जो 6 बोर्ड था, 6 बोर्ड था, उसमें 5-5 मेंबर होते थे। और ये बोर्ड कौन था? इंडस्ट्री, ट्रेड, टैक्सेस, फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इंडस्ट्री को देखना, लाइसेंसिंग लिया है कि नहीं, कहीं ज़्यादा तो पोल्यूट नहीं कर रहा है, कहीं ज़्यादा तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, कहीं मिलावट तो नहीं कर रहा है, ट्रेड अच्छा से हो रहा है कि नहीं, कोई ट्रेड में मतलब ट्रेड हो रहा है तो टैक्स से बच तो नहीं रहा है, टैक्स अच्छा से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं। फॉरेनर्स जो अंपायर में आते थे उस समय, जैसे ट्रेवलर के बारे में आप देखते हैं कि अल-बरूनी, इब्न बतूता, फाहियान चाइनीज़ ट्रेवलर हो गए, या फिर बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर भी आते रहते थे अंपायर में। तो वो लोग जो आ रहे हैं तो उनका सारा रहने का, खाने का इंतज़ाम करना, साथ ही उन पर नज़र रखना कहीं वो जासूसी के लिए तो नहीं आया है, सारा चीज़ का ध्यान रखता था ये फॉरेनर वाला जो डिपार्टमेंट बोर्ड होता था। रजिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट में आपका जो मर रहे हैं उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू करना, बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना, सेंसस देखना कि कितना पॉपुलेशन है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री में अच्छे से मैन्युफैक्चर हो रहा है कि नहीं, लाइसेंस लिया है कि नहीं, मिलावट तो नहीं कर रहा है, यही सबको देखना। और सबसे एक इम्पोर्टेंट जो होता है कि अंपायर में उस ज़माने में जो होता था और या होना भी चाहिए, वो था कि एस्पियोनेज सिस्टम। एस्पियोनेज सिस्टम हम लोग कहते हैं स्पाई यानी कि जासूस को। तो कहा जाता है कि ईयर्स एंड आइज ऑफ द किंग। स्पाई जो होते थे, कान और आँख होते थे एक अंपायर में राजा का, यही लोग सारा खबर डायरेक्टली राजा को दिया करते थे। और ये लोग बहुत ही एकदम गुप्त रूप से रहते थे, और सिर्फ राजा को पता होता था और सिर्फ किंग को पता होता था कि ये एक जासूस है, और वो डायरेक्टली किंग को ही बताते थे जो भी न्यूज़ होता था, और किसी को बताते नहीं थे। और इतना एफिशिएंट था उस समय का स्पाई सिस्टम कि एक स्पाई है मान लीजिए, ठीक है, तो ये स्पाई कहीं करप्ट ना निकल जाए तो इसको देखभाल करने के लिए, इस पर नज़र रखने के लिए एक और स्पाई होता था। तो इस टाइप का स्पाई सिस्टम को भी एफिशिएंट बनाया जाता था। स्पाई सिस्टम इसलिए ज़रूरी था कि कोई रिबेल ना कर दे, कोई मंत्री जो है, कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिसर जो है कहीं करप्ट तो नहीं है, कोई मेरे खिलाफ तो नहीं चल रहा, कोई जनता का शोषण तो नहीं कर रहा है। इसके लिए एस्पिनेज सिस्टम भी रखा गया था, जो कि एक अंपायर को चलाने के लिए एफिशिएंटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे देखिए मिलिट्री। अब कोई भी उतना बड़ा अंपायर है, बताइए मौर्यन अंपायर पूरा इंडिया में फैला हुआ है, तो कुछ लिटे क्या बोलते हैं, मतलब एकदम जो साउथ का एकदम फार साउथ है उसको छोड़ के, यार कुछ 1-2 पोर्शन को छोड़ के पूरा इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनका रूल है। ठीक है, तो उसके लिए तो आर्मी होना ज़रूरी है। तो इनके पास कहा जाता है कि बहुत ह्यूज आर्मी था। कहा जाता है कि 6 लाख का आपका इन्फेंट्री यानी पैदल सेना थे, कैवेलरी यानी कि घुड़सवार आपका 3000 थे। ठीक है, और एलिफेंट्स में जो चढ़ के लड़ते थे वो लोग 9000 थे, और कैरियोट्स का डाटा मिला नहीं है वैसा। ठीक है, तो बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तो इतना ह्यूज आर्मी था इनके पास, और साथ ही बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लोग रहते थे
उनको रिक्रूट करने का भी एक प्रोसेस था, लेकिन उतना आप लोगों को जानना नहीं है। आगे देखते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। अब इतना बड़ा एम्पायर है, इतना जासूस रखा गया है, आर्मी में सोल्जर रखा गया है, इतना ऑफिसर को रखा गया है, तो एक फाइनेंस सिस्टम भी होना ज़रूरी है ताकि हम इतना बड़ा इतना बड़ा एम्पायर को अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएँ। तो इसके लिए लैंड रेवेन्यू लिया जाता था कल्टिवेटेबल लैंड से, जिसमें 1/6 या 1/4 या और भी होता होगा, जो कि लैंड के फर्टिलिटी पर डिपेंड करता था। अगर लैंड का फर्टिलिटी अच्छा है तो आपको ज़्यादा शेयर देना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन का, और लैंड का फर्टिलिटी आपका कम है तो भाई आप कहाँ से दीजिएगा, प्रोडक्शन ही नहीं है। प्रोडक्शन कम होगा तो टैक्स कलेक्शन भी कम होगा। तो इस तरह का फाइनेंस सिस्टम था जिसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और भी टाइप का टैक्सेस लिया जाता था, जैसे कि टोल टैक्स आज भी रोड में लिया जाता है, ट्रेड टैक्स आज भी लिया जाता है, इंटॉक्सिकेंट आज भी देखिए सिगरेट, खैनी, गुटखा, तंबाकू में हायर टैक्सेस होता है ताकि लोग इसका कंजप्शन ज़्यादा ना कर सके। दाम ज़्यादा रहेगा तो खरीदेंगे नहीं, पैसा ज़्यादा लग जाएगा। इरिगेशन कनाल बना रहा है गवर्नमेंट आपके लिए, जो राजा है वो आपके लिए, तो उस पर भी टैक्स लेगा। लाइसेंस आपको देगा फैक्ट्री को खोलने के लिए, या आप मिंटिंग कर रहे हैं इसके लिए। फॉरेस्ट का ऊपर भी टैक्स ले रहा है, आप उसका यूज कर रहे हैं तो ठीक है। अब इतना तरह का तो टैक्स है, तो कौन कौन सा ऐसा वर्ग का लोग है जो कि एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, उनको टैक्स नहीं देना है। वो उसमें आते हैं ब्राह्मण। शुरू से ब्राह्मण को बहुत हायर क्लास माना जाता है, बुद्धिजीवी लोग माना जाता है, तो इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। ब्लाइंड लोग जो होते थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। वीमेन कहा जाता है कि डायरेक्टली ये लोग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ये लोग घर का काम काज देखते थे, तो ये लोग से टैक्स नहीं लिया जाता था। चिल्ड्रेन से टैक्स नहीं लिया जाता था। डीफ यानी कि बहरे से टैक्स नहीं लिया। क्षेत्रीय वेरियर यानी कि जो क्षेत्रीय क्लैन के जो लोग थे, जो सरकार के लिए यानी कि एम्पायर के लिए, राजा के लिए लड़ाई करते थे, उनसे भी टैक्स नहीं लिया जाता था। अब आइए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपका था डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स। मतलब आज के दौर में कैसा होता है गांव लेवल में पंचायत पीटी डिस्प्यूट को देख रहा है, फिर आप सिविल कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट, उससे ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट, तो उसी तरीके का लेवल वाइज कोर्ट होता था। और आज के दौर में कैसे सिविल कोर्ट अलग से, क्रिमिनल कोर्ट अलग, तो उसी तरह का टाइप्स होता था कोर्ट का, जिसमें कंटक शोधन जो कोर्ट होता था उसमें सिविल मैटर को देखा जाता था, और जो धर्मस्थीय कोर्ट होता था उसमें आपका क्रिमिनल केसेस को देखा जाता था। तो ये 2 टाइप के केसेस थे। और उस समय ऐसा भी था, जैसे आज के ज़माने में कैसे सिविल कोर्ट सब सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट मूव कीजिए, हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव कीजिए। तो जुडिशरी का सबसे जो हेड होता था वो होता था किंग, तो आप किंग तक मूव कर सकते थे अगर आप जितना भी लेवल का कोर्ट होता है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब हमको इतने सारे जानकारी कहाँ से आए, हम आपको इतना जानकारी कहाँ से दे रहे हैं कि मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था, जो कि एंशियंट टाइम का, हम तो उस समय ट्रेवल करके गए नहीं थे, तो हमको कहाँ से पता चला? तो हमको पता चला आपका R.S. शर्मा का जो बुक है आपका एंशियंट हिस्ट्री का, उससे मेरे को पता चला। साथ ही हम सेंट जेवियर्स रांची में BA किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो जिससे हमको वहाँ टीचर पढ़ाएं, नोट्स दिए, उससे हमको पता चला। ठीक है, अब टीचर्स को कैसे पता चला? और ये बुक जो R.S. शर्मा लिखे, इनको कहाँ से पता चला? इनको पता चला आपका कौटिल्य का, जो चाणक्य का जो आप बार बार वहाँ नाम सुने, वो उसी समय के एक एफिशिएंट पर्सन थे। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। उन्होंने एक किताब की रचना की है जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में पूरा मौर्यन एम्पायर के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, तो इससे हम लोग को पता चलता है। साथ ही इंडिका एक बुक है जो मेगास्थनीज यानी कि एक ग्रीक स्कॉलर थे, जो कि उस समय इंडिया में रहते थे, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इसमें अलेक्जेंडर का इन्वेजन के बाद वो अपना गवर्नर अपॉइंट किए थे। तो गवर्नर जो अपॉइंट किए थे सेल्यूकस निकेटर, तो उनके दरबार में एक स्कॉलर थे मेगास्थनीज जो कि रहते थे, जो उन्होंने इंडिका किताब लिखा, तो उससे भी हम लोगों को पता चलता है। साथ ही इंस्क्रिप्शन, आप लोग अशोका का एडिक्ट्स के बारे में बहुत सुनते हैं,
तो अशोका पत्थर में जैसे कोई भी एक शाही फरमान जारी हुआ राजा के द्वारा, तो उसको पत्थर में लिखवा के गुदवा के उसको बड़ा बड़ा जो टाउन होता था उसमें गड़वाया जाता कि पब्लिक देखे कि हाँ ये है सरकार का नया फरमान, जो राजा का नया फरमान। बॉर्डरिंग इलाका वाला में बहुत सारा एडिक्ट्स पाया गया है पत्थर में लिखा, तो इससे भी हम लोग को उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। साथ ही उस समय अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद ग्रीक और इंडिया में बहुत ज़्यादा एक रास्ता का पता चल गया, तो लोग बहुत ज़्यादा आने जाने लगे। समुद्री रास्ता से भी आने जाने लगे, डायरेक्टली लैंड रूट से भी आने जाने लगे। तो उसी दौरान बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर भी हैं, तो उन्होंने अपना अकाउंट लिखा, उससे पता चला। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल है, और बिल्कुल होगा मेरे हिसाब से हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीए हिस्ट्री से, या फिर आपका 11th-12th में आप आर्ट्स स्ट्रीम लिए हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है। साथ ही आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए GS1 में आपका लिए हेल्पफुल है, या फिर पीटी में भी हेल्प करेगा। साथ ही अगर आप स्टेट PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपका हेल्प करेगा, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट टर्म है उससे आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे धर्मस्थियाँ क्या होता है, कनकट शोधन क्या होता है, मात्याज क्या होता है, ये सबसे आपका क्वेश्चन जो वनडे एग्ज़ाम है इसमें भी बन सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।